औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन डिस्कस करने लगे हैं। तो टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन में आपके पास क्या है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। सम कॉमन जो आपके पास विजुअलाइजेशन टाइप्स हैं नीचे ग्राफ में शो भी की हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये नीचे आपके पास है क्वांटिटेटिव, कैटेगोरियल, टेम्पररी, स्पेशल। तो हम बारी बारी इसको जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन। क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्वांटिटी का कोई बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट quantitative visualization is used to represent numerical data। numerical data भी मैंने बात की कि नंबर्स की फॉर्म में इसमें क्वांटिटी की बात की है तो नंबर्स होंगे इंक्लूड इसमें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन जो है वो की जाती है और ये फोकस करती है क्वांटिटी पे, नंबर्स पे। मतलब मैयर अगर हमने डाटा करना है उसको नंबर्स की फॉर्म में शो किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन नंबर्स एंड मैयर्ड एंड काउंटेबल। जाहिर सी बात है ये मैयर और काउंटेबल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अ बार चार्ट शोइंग सेल्स figures of a company over several months effectively communicate quantitative information। अब जो बार जो आपके पास कंपनी के सेल फिगर्स हैं उनको शो करने के लिए बार चार्ट हम यूज़ करते हैं और बार चार्ट में नंबर्स की फॉर्म में मंथ से एक तरफ आ जाता है। तो हम जो है वो एक तरफ सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल फिगर्स डाउन जा रहे हैं, अप जा रहे हैं एवरी मंथ, वो हम देख लेते हैं। इफेक्टिवली कम्युनिकेट मतलब इस तरह से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगोरियल जो आपके पास विजुअलाइजेशन है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास हो जाता है कैटेगरीज बनाई जाती हैं। यानी कि कैटेगोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसमें डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बनाई जाएंगी दैट फॉल्स इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इट हेल्प यू शो प्रोपोर्शन और पार्ट्स ऑफ द होल। होल जो होगा उसके पार्ट्स या पोर्शंस बनाए जाएंगे, कैटेगरीज बनाई जाएंगी, जैसे कि हमने पार्ट चार्ट में किया था, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू शो प्रोपोर्शन और पार्ट्स ऑफ द होल। दिस टाइप इज़ आइडियल फॉर डिस्प्लेइंग नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो इस तरह की कैटेगरी विजुअलाइजेशन जो की जाती है। और अब ये नॉमिनल और डाटा ऑर्डिनल डाटा जो है वो आपने 9th क्लास में डाटा की टाइप्स पढ़ी थी, वहाँ पे जो है वो पढ़ा होगा, डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा क्या होता है वो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो हम रिवाइज कर लेते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं ऑर्डिनल और नॉमिनल जो आपके पास था वो क्या था। ऑर्डिनल में आपके पास स्केल्स होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्रेड्स वगैरह। और नॉमिनल आपके पास क्या होता है, जिसमें कि हम कैटेगरीज बनाते हैं, यानी कि जिसमें हम ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स में जेंडर आ जाता है, कलर और सिटी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, इसमें जो ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है वो उसके लिए कैटेगोरियल विजुअलाइजेशन बेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम पाई चार्ट बनाते हैं, उसके में मार्केट जो है वो शेयर शो करते हैं कंपनीज का, और इंडस्ट्री के अंदर, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें पोर्शंस बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज की हिसाब से मार्केट शेयर क्या क्या है, कितनी परसेंटेज है, दिस एंड दैट, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेम्पोरल विजुअलाइजेशन। टेम्पोरल विजुअलाइजेशन जो है वो यूज़ होती है टू डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस आती हैं, तो उस तरह के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम ये टेम्पोरल विजुअलाइजेशन जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर टाइम सीरीज डाटा। लाइन ग्राफ्स आर यूजली यूज टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ डाटा। अब ये आपको याद रखना है कौन सा किसके लिए, कौन सी टाइप किस के लिए जो है वो किस चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ जो हम बनाते हैं, लाइन ग्राफ इसके लिए, टेम्पोरल के लिए, ठीक है। कैटेगोरियल के लिए हमने पाई चार्ट पढ़ा और ऊपर क्वांटिटेटिव के लिए हमने बार चार्ट पढ़ा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है स्पैटियल विजुअलाइजेशन। तो स्पैटियल विजुअलाइजेशन में आपके पास क्या होता है कि ये ऐसी एक आपके पास टाइप है विजुअलाइजेशन के जिसमें
फिज़िकल लोकेशन और स्पेसिस को हम रिलेट कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू फिज़िकल लोकेशन और स्पेसिस। फिज़िकली यानी कि जोग्राफिकली वो प्लेसमेंट क्या है, स्पेस क्या है, जगह कौन सी है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा, उस बिहाफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को हम जो है वो स्पेशल विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लिए, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस के लिए, तो लोकेशंस के लिए। तो इसमें हीट मैप यूज़ होता था, ठीक है। हीट मैप जो है वो इस तरह की डाटा को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमने फिजिकल लोकेशंस या स्पेसिस को रिलेट करना होता है डाटा के साथ। वहाँ पे हीट मैप शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स के अक्रॉस पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो उसको शो करने के लिए हम जो है वो हीट मैप यूज़ करेंगे, और इस टाइप की हम कहेंगे स्पेशल विजुअलाइजेशन इसको। अब मल्टीवेरिएट जो विजुअलाइजेशन है उसमें क्या होता है, वो यूज़ होती है डाटा इन्वॉल्व मोर देन टू वेरिएबल्स और डायमेंशन, जहाँ पे एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं या डायमेंशंस यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे हम मल्टीवेरिएंट विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं। और इसमें स्कैटर्ड प्लॉट और हीप मैप्स दोनों ही आ जाते हैं। आर इफेक्टिव टूल्स टू रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ डाटा इन विच मल्टीवेरिएंट विजुअलाइजेशन इज़ यूज्ड, ठीक है। इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें टू वेरिएबल्स और डायमेंशन होंगी, दो से ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल स्कैटर्ड प्लॉट मैट्रिक्स शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, एज एंड स्पेंडिंग हैबिट्स, ठीक है। हैबिट्स और एज और इनकम, तीन आपके पास आगे वेरिएबल्स। तो इस तरह के अगर हम यहाँ पे स्कैटर्ड प्लॉट ले रहे हैं, तो इस तरह के शो करने के लिए हमारे पास मल्टीवेरिएंट विजुअलाइजेशन जो है वो टाइप आती है। इन इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन में क्या आ जाता है, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द डाटा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक डैशबोर्ड और फिल्टर्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। जब हमें digital platforms can be dashboard or filters. A dashboard helps the user to filter and manipulate data visualization and explore different trends and insights. डिफरेंट ट्रेंड्स और इंसाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन यूज़ होती है। और ये डैशबोर्ड जो है वो हेल्प करता है यूज़र को फिल्टर करने में और डाटा को मैनिपुलेट करने में, यानी कि जिसमें इंट्रैक्शन होता है कि यूज़र का के प्लेटफॉर्म के साथ, कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी शो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक्सेल वगैरह हो जाता है, हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र जो है वो फ़िल्टर करना चाहता है या डाटा जो शो करवाना चाहता है, जो डाटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन करना चाहता है अपनी क्वेरी के हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है। तो वो इस इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन में आ जाता है। अच्छा, स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन क्या होगी कि ये जो रिप्रेजेंट करना होता है स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि कोरिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि होगी। कोरिलेशन जो है वो आप आगे पढ़ेंगे कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू बढ़ती है, और एक की वैल्यू कम करने से दूसरी की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। मतलब एक वेरिएबल को छेड़ने से दूसरा भी असरअंदाज होता है, उसमें हम उसको कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ शो करने के लिए हमें जो स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन यूज़ करनी होती है, जैसे कि हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट्स हैं, ये पॉपुलर चॉइसेस इसकी आ जाती हैं आपके पास क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन की। अब बात कर लेते हैं हम इंफॉर्मेशनल विजुअलाइजेशन की। तो इंफॉर्मेशनल विजुअलाइजेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स इन एन ईजी वे में जो डाटा सेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स है, उसको हमने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल आपके पास है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो जस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जाएगी, ठीक है। ऑफन फॉर एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल डाटा, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट ईजी वे में जिसको हम तभी शो कर सकते हैं कम्प्लेक्स डाटा को जब हम इररेलेवेंट बात इसमें निकाल देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शामिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क डायग्राम है आपके पास, ट्री मैप है आपके पास, ये आप कोर्स में नहीं थी, ये भी आपके पास मैथड्स होते हैं डिफरेंट, जो हमने विजुअलाइजेशन के मैथड पढ़े हैं उसमें, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम है, ट्री मैप्स हैं, वर्ड क्लाउड्स है, ये इफेक्टिव टूल्स होते हैं इस इंफॉर्मेशनल विजुअलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल नेटवर्क डायग्राम शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करने के लिए सोशल नेटवर्क में है जैसा कि, तो उसके लिए नेटवर्क डायग्राम जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक हो गया।
अब है यूजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। तो यूजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन में क्या है, लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग जो है, डाटा विजुअलाइजेशन भी लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस है। अब बिजनेस इंटेलिजेंस में कैसे ये यूज़ होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प करती है डाटा ड्रिवन मतलब डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। और ये मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उसमें हेल्प करेगी आपको, और हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रैक पे ला सकते हैं अगर डाउन जा रहा है तो इसमें हेल्प जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन आपको करती है। विजुअलाइजेशन मतलब विजुअलाइज करना, आपने देखना है डाटा जो आपके पास सामने पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस डिजीजेज अफेक्टिंग द पेशेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है, जो भी डिजीज़ आ रही है उससे रेलिवेंट, तो उसमें ये बहुत आपको हेल्प करती है, ठीक है। जैसा कि ये हेल्प कर रही है डिज़ीज़ को ट्रैक करने में, या जो डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है उसको विजुअलाइज करने में कि इसकी वजह क्या है, क्यों हो रही है, और इसको हम कैसे ओवरकम या इसका क्योर कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी हेल्प करती है आपकी कि टू टीच डाटा लिटरेसी स्किल्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ये आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। और साइंस एंड रिसर्च की बात करें तो इट इज़ यूज़फुल टू विजुअलाइज कम्प्लेक्स फाइंडिंग्स, very huge and complex data such as complex scientific data received from satellite in the form of फोटोग्राफ्स की फॉर्म में सैटेलाइट से हमने डाटा को रिसीव करना है, कम्प्लेक्स साइंटिस्ट के जैसा कि करते हैं ये, ठीक है। रिसीव किया उन्होंने तो जो कम्प्लेक्स डाटा और ज़्यादा सारा डाटा उसमें कम्प्लेक्सिटी जो फाइंड करनी थी उसको हमने विजुअलाइज करने के लिए साइंस एंड रिसर्च में ये डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। स्पोर्ट एंड गेमिंग की बात करें तो उसमें भी बड़ी हेल्प करेगी, परफॉर्मेंस चेक करेगी ये प्लेयर्स की, कि वेदर जो ग्राउंड के अंदर फुटबॉल प्लेयर हैं या चेस प्लेयर जो खेल रहे हैं ऑनलाइन टूर्नामेंट, उसमें कौन जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा इट इज़ आल्सो हेल्प इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर प्रेडिक्शन। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है किसकी नहीं अच्छी है और कौन विन करेगा, इसमें भी हेल्प के बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। और इस तरह से ये आपकी जो है वो इसमें हेल्प हो गई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग में डाटा विजुअलाइजेशन की। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस की तरफ। तो फाइनेंस में भी ये हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, टू ट्रैक पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंस में, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए और परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए जो है वो ये हेल्प करती है डाटा विजुअलाइजेशन। एंटरटेनमेंट में हेल्प करती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में, ताकि मूवी की परफॉर्मेंस मतलब फ्यूचर ट्रेंड क्या है वो प्रिडिक्ट हम कर लें कि क्या लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से जो है वो बनाई जाए ये एंटरटेनमेंट की चीज़ें, मूवीज़ होगी या कुछ भी कंटेंट जो है वो उस हिसाब से डाला जाए जो भी फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे, ठीक है, ये प्रिडिक्ट किया जाएगा। इट हेल्प्स इन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बाय विजुअलाइजेशन ऑफ ऑडियंस इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो इन डेप्थ हम देख के डाटा को, तो फिर हम मतलब डाटा हासिल करके एनालाइज करके यूज़र्स से डाटा कलेक्ट करके फीडबैक लेके या जो भी टेक्निक अप्लाई की जाएगी तो उस बेस पे हम देखेंगे कि क्या कंटेंट जो है वो हमें ऐड करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो फिर उसमें ये डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो हेल्प करती है। अब एडवांटेजेस आपके पास हैं डाटा विजुअलाइजेशन की, के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, ये तो ऊपर आपके पास था, इस पर कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। तो डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स जो है वो की हेल्प करती है, ताकि कम्प्लेक्स डाटा को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें वो, और डिसीजंस बिजनेस और सर्विसेज के अकॉर्डिंगली ले सकें जो भी उसे, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बेटर की जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। और डिसीजन मेकर्स को भी हेल्प करती है ये, ताकि वो एग्जिस्टिंग डाटा को अंडरस्टैंड करें और स्ट्रैटेजी जो
बेहतर स्ट्रैटेजी क्या उनको लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ये डिसीजंस लेने में भी उस हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ये हेल्प करती है बिजनेस और सर्विसेज से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, और बेटर कम्युनिकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वेल ऑर्गेनाइज्ड रियल टाइम डाटा इनसाइट से निकालने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन किस तरह से बेटर की जा सकती है और अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बिल्ड की जा सकती है। ठीक है, और इनसाइट मतलब डाटा किस तरह से जो है वो निकाला जा सकता है, इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो टाइम की बचत भी करती है। ठीक है, आपका टाइम जो है वो भी बचाती है। डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प करती है टाइम सेव करने में और आइडेंटिफाई करने में। ट्रेंड्स को क्विकली ट्रेंड्स जो है आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, बजाय हम मैनुअली जो है वो काम करें, मैनुअली ट्रेंड्स को देखें या कोई काम करें, तो डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो हेल्प करती है आपको, आप जल्दी काम कर लेते हो। ठीक है, टाइम की बचत भी हो जाती है। इसके अलावा ये टाइम सेव करने तो करती है और क्विक डिसीजंस भी लेने में हेल्प करती है, और एक्यूरेट डिसीजंस भी आते हैं। ठीक है, मैनुअल एनालिसिस की निस्बत इसमें जो है वो एक्यूरेट डिसीजंस आप ले सकते हैं। ठीक है, क्विक तो होगा, टाइम की बचत भी होगी, साथ में एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये आपके पास सब बेनिफिट्स की ये चंद हेडिंग्स हैं जो कि आप इजीली याद आप कर सकते हो इस इनकी मदद से। हेडिंग्स की फॉर्म में अगर आप ना लोगे तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या हेडिंग्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बेटर एनालिसिस है, डिटेक्टिंग एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, एफिशिएंट स्टोरी टेलिंग, और क्विक डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, एक्सप्लोरिंग बिजनेस इंसाइट्स, डिस्कवरी ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स। ठीक है, हो गया। तो ये पॉइंट्स आप ना लेंगे तो अंदर आप फिर लिख ही सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस 4.2 का डाटाबेस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, डाटाबेस एंड मशीन लर्निंग क्या है? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये तो हमें पता ही है, हमने 9th क्लास में भी जो है वो आपने याद किया होगा कि डाटाबेस जो होती है टेबल्स की फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को स्टोर करने के लिए इसको बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। वेरियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं क्रिएट करने के लिए डाटाबेस को, ताकि स्टोर किया जा सके ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, ताकि मैनेज किया जा सके, डाटा को रिट्रीव किया जा सके और स्टोर किया जा सके एफिशिएंटली, तब जब भी ज़रूरत हो, जितना भी डाटा रिट्रीव करना हो, निकालना हो, वो निकाला जा सके। ठीक है, ट्रेडिशनल जो डाटाबेस होती है उसमें की ट्रेडिशनली डाटाबेस है वो की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी में जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें हेल्प करती है, उसकी डेवलपमेंट में डाटाबेस हेल्प करती है। और ये डाटाबेस के एग्जांपल्स की बात की हुई है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, और माइस्क्यूएल है, जो कि वेल नोन डाटाबेसेस यूज़ की जाती हैं, और भी इसके अलावा होती हैं। और ये क्यों यूज़ की जाती है? ताकि डाटाबेस जो है वो क्रिएट और मैनेज किया जा सके इजीली। ठीक है, अपेरेंटली database and machine learning seem to be very distinct disciplines of computer science domain. However, they are closely interrelated होते हैं, और इसको अंडरस्टैंड, इसके रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के लिए these two disciplines ये नीचे आपके पास जो है वो एक टेबल शो हुआ हुआ है, और इसमें मशीन लर्निंग और डाटाबेस का रिलेशनशिप बताया हुआ है। डाटा स्टोरेज है फर्स्ट पॉइंट आपके पास। ये मैं आपको यहाँ पे आपको शायद सही से व्यू नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो डाटा स्टोरेज फर्स्ट पॉइंट है, डाटाबेस डाटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जैसे कि टेबल्स की फॉर्म में डाटाबेस में डाटा को शो किया जाता है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑफ मशीन लर्निंग रिक्वायर द सेम स्ट्रक्चर्ड डाटा टू ट्रेन देयर मॉडल्स। डाटा सेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। और इसमें भी मशीन लर्निंग में भी एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर्ड डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं, और डाटा सेट जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, और टेबल्स का हाई रोज़ एंड कॉलम्स के कलेक्शन को जाता है। ठीक है, टेबल क्या होता है? टेबल कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ टेबल। तो यहाँ पे भी डाटा सेट्स टेबल्स मतलब रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? डाटा प्री प्रोसेसिंग डाटाबेस के अंदर जो है वो डाटा मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद डाटा को जो है वो स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है। ठीक है, देयरफॉर डाटा इज क्लीन होता है, क्लीनिंग की जाती है विदाउट एनी डुप्लीकेशन, कोई इनकन्सिस्टेंसी, कोई रिडंडेंसी वगैरह नहीं होती इसमें।
ठीक है। डाटा रिडंडेंसी कोई किसी किस्म का एरर नहीं होता, ठीक है। अपडेट भी आप आराम से कर सकते हो, किसी एक जगह भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग आल्सो रिक्वायर क्लीन डाटा। क्लीनिंग की ज़रूरत मशीन लर्निंग में भी होती है। अगर डाटा जो है वो क्लीन नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, एल्गोरिदम जो है वो इफेक्टिवली आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों ही में जो क्या कहते हैं क्लीनिंग ऑफ डाटा है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास कहता है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है दोनों में, और सेकेंडली क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट है, डाटा क्लीनिंग प्रोसेस जो है। अच्छा, डाटा रिट्रीव करना है अगर डाटा को, तो वो किस तरह से करेंगे दोनों में। एज डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, द रिट्रीवल ऑफ डाटा थ्रू एसक्यूएल क्यूरीज इज़ वेरी इजी, फास्ट एंड रिलायबल। ठीक है, अगर किसी किस्म का भी डाटा को आपको रिट्रीव करना है, मतलब लिमिटेड कॉलम्स आपको चाहिए, ठीक है, और या लिमिटेड स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेटर देन 40 जो हैं वो स्टूडेंट्स, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या आपको अगर चाहिए होगा क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड रोल नंबर जस्ट चाहिए, तो वो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। डाटा इज मशीन लर्निंग में डाटा इज रिकग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ डाटा सेट्स थ्रू देयरफॉर इट कैन बी रिट्रीव, और यहाँ पे भी डाटा जो है रिट्रीव किया जा सकता है बाय सिंपल एंड ईजी एल्गोरिदम ऑफ मशीन लर्निंग। ईजी वे और सिंपल वे हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन है नेक्स्ट आपके पास, और डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है कि डाटा को डेटाबेस के अंदर इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और इट इज़ स्टोर्ड आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड अदर पॉसिबल एरर्स, देयरफॉर इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इन डाटाबेस इज एश्योर्ड। इंटेग्रिटी यहाँ पे इंश्योर की जाती है, डुप्लीकेशन वैल्यूज़ की और अदर पॉसिबल एरर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिमूव कर लिए जाते हैं ना, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ, वहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं आ रही होती, किसी रो या कॉलम में डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई किसी किस्म का एरर नहीं होगा, कोई अपडेट प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सारा का काम जो है वो नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है, तो डाटाबेस में जो है वो इंटेग्रिटी बरकरार रहती है। और फॉर कम्प्रीहेंसिव मॉडल ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग में भी जो मॉडल ट्रेनिंग कम्प्लेक्स अगर हो तो इंटेग्रिटी वहाँ पे भी बरकरार रहती है, और हमें ज़रूरत होती है। इन दिस वे डाटा प्रोवाइडेड बाय डाटाबेस इज इक्वली यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग टू ट्रेन इट्स एल्गोरिदम। स्केलेबिलिटी नेक्स्ट आपके पास है, और DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डाटाबेस की वेरियस साइजेस को मैनेज करता है, हैंडल करता है, फ्रॉम स्टूडेंट डाटाबेस टू 50 स्टूडेंट्स ऑफ डाटाबेस ऑफ एंटायर कंट्री और इवन मोर, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइज़ इशू नहीं होता है, साइज़ जो है वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा DBMS मैनेज कर लेता है। मशीन लर्निंग भी आपके पास स्केलेबल है, वो भी डाटा स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसमें भी बिग डाटा एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं। बिग डाटा एक आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, इसमें भी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो है वो डाटा सेट्स की फॉर्म में रखा जाता है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ डाटा, सिंगल डाटा सेट जो है वो रखा जा सकता है, ठीक है। तो रियल टाइम डाटा प्री प्रोसेसिंग ये वैसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन डाटाबेस एंड मशीन लर्निंग टॉपिक। तो रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग में क्या है कि डाटाबेस जो है वो आपको रियल टाइम डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल सपोर्ट देती है, और मशीन लर्निंग भी यही काम करती है, रियल टाइम डाटा और ट्रेन करने के लिए, ऑनलाइन डाटा के लिए हमें ट्रेनिंग मॉडल जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनालिटिकल टूल्स, डाटाबेस प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जैसे कि SQL सर्वर है और दूसरे सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े। डाटाबेस जो है वो डिफरेंट एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टूल्स सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो आपके पास मशीन लर्निंग है, टूल्स आर हेल्पफुल फॉर मशीन लर्निंग। डाटाबेस एनालिटिकल टूल्स जो हैं वो फास्ट और एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास बाकी जितना रह गया था उसका, ठीक। और यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट टूल्स उसने बताया, SQL सर्वर और सॉफ्टवेयर वगैरह डाटाबेस के अंदर, और वहाँ पे भी डाटाबेस एनालिटिकल टूल्स जो है वो मशीन लर्निंग में हेल्पफुल होते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म के भी हो, कुछ क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आया हो
तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस आपको जो है वो टाइप्स जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसमें कौन सी यूज़ होगी, कौ, कौन सी टाइप किस मेथड, कौन सा मेथड किस टाइप में यूज़ होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।